दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आइए आज लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, आज से शुरुआत करेंगे हम लक्ष्मीकांत। ये फर्स्ट चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में है ना। तो ये देखते हैं क्या है। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आई। ठीक, महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। बिल्कुल, कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारी कार्यों तक सीमित था, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व दीवानी न्यायिक अधिकार प्राप्त कर लिए, है ना। इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई। जो रीजनल पावर्स है, यहाँ पे उनकी शुरुआत हुई पावर बनने की। और 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप है ना, ब्रिटिश ताज क्राउन भारत के शासन का उत्तरदायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया है। कंपनी से शासन कहाँ गया? क्राउन के हाथों में आ गया, है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा, यानी सस्टेन जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, है ना। और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। ठीक, तथापि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई। ठीक है, हमारे संविधान में राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा गया। लेकिन देखिए, दो रूप में देखेंगे, कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक, उसके बाद सम्राट का शासन क्राउन का शासन हुआ 1858 से 1947 तक। जब 1773 से हम पढ़ते हैं 1858 तक, ये कंपनी का शासन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, है ना, 1600 ईस्वी में, तो व्यापार के उद्देश्य से आई थी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी का शासन हुआ, तो फिर क्या करने, कंपनी जो आक्रोश बढ़ने की वजह से क्या हुआ, फिर सम्राट वहाँ का जो राजा था, है ना, महारानी एलिजाबेथ, उन्होंने क्या किया, अपने अंडर में ले लिया, है ना, क्राउन से, कंपनी से। तो कंपनी का शासन, सम्राट का शासन कब से हो गया? 1858 से 1947, और 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन। आइए देखते हैं कंपनी के शासन के बारे में। तो फर्स्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल महत्व था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित रेगुलेट और नियंत्रित कंट्रोल करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कोई भी क्या है, पहला कदम था, फर्स्ट, है ना, ये स्टेप था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियमित करने के लिए। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कार्यों को क्या हुई, मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। जो सेंट्रल लेवल की जो है ना प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव की जो फाउंडेशन, इसी में रखा गया है। आइए देखेंगे इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं क्या है ना, प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। कौन से एक्ट में? 1773 के अधिनियम में। एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, है ना। इसके द्वारा मद्रास में बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, है ना। जो मद्रास था, बंबई के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, है ना। जबकि पहले सभी जितने भी प्रेसिडेंसी थे, प्रेसिडेंसी के गवर्नर को एक दूसरे से अलग रखा गया था, सेपरेट रखा गया था, ना। थर्ड क्या है, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, है ना। इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, है ना, मुख्य न्यायाधीश कितने थे? जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, है ना। और ये 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार यानी गिफ्ट और रिश्वत लेना क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया गया। फोर्थ ये है, 5 क्या है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग जो बॉडी है के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण क्या हो गया? सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को कर देना क्या है? आवश्यक कर दिया गया, है ना। तो 1773 की
रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ क्या-क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके नाम उसको क्या किया गया? जो बंगाल का गवर्नर था उसका बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और जितने भी प्रेसिडेंसी थे सबको क्या बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया और 1774 ईस्वी में बंगाल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश शामिल हुआ, है ना? इसकी विशेषता है और केंद्रीय प्रशासन की जो है फर्स्ट नींव मान प्रथम नींव इसी में रखा गया है ना? सिंगल लेवल पर। आइए देखते हैं 1771 का संशोधन अधिनियम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है, इसी का संशोधन का रूप है ये। ये देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिससे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है ना? आज की विशेषता देखते हैं क्या है। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बड़ी अथवा मुक्त कर दिया गया। देखिए ऐसे कृत्यों के लिए ऐसे कार्यों के लिए जो उन्होंने पदधारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य के दौरान की गई कार्यवाही की सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया। सेकंड क्या है? इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भी बाहर कर दिया गया है ना? जो रेवेन्यू का जो मामला था उसको क्या किया? इससे बाहर कर दिया गया। थर्ड क्या है? इस कानून द्वारा कोलकाता में के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें ये भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं को निजी कानूनों के हिसाब से और हिंदुओं तथा मुसलमानों को निजी कानून के हिसाब से मुसलमान के बाद यह मामले तय करें, है ना? देखिए किस तरह से यहाँ पे सेपरेट किया जा रहा है ना रिलीजियस के आधार पर, है ना? इस कानून द्वारा ये व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों में जो रीजनल लेवल पर न्यायालय हैं, अपनी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दायर में है ना कि सर्वोच्च न्यायालय में अलग हो ना कि सब सर्वोच्च में न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में हो। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है ना? आइए देखते हैं 1786 का अधिनियम क्या बात कर रहा है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिसको है ना जो अमेरिका के हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम तो वहां से इसको बुलाया गया है। उसे विशेष मामले में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार था, यानी एक तरह से फुल पावर। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया जिस तरह पाकिस्तान में क्या है आसिम मुनीर को दिया गया है, इस तरह का कहीं ना कहीं पावर था। 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं 1793। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को विस्तारित कर दिया गया। इसने गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। ठीक, इसने भारत पर व्यापार करने के एक अधिकार के लिए अगले 20 वर्षों तक कितने 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, इसने कमांडर इन चीफ के पद गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया, है ना? इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय रिजर्व में से ही भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो ये 1786 का एक्ट है या 1773 का जो एक्ट है ना बीपीएससी में डायरेक्ट मेंस से है ना जो पेपर होते हैं जीएस वाले में है ना मेंस में यहीं से पूछ लेते हैं इसकी विशेषता के बारे में लिखने के लिए, है ना? अगर बीपीएससी की बात करें और यहाँ पे यूपीएससी में प्रीलिम्स में सवाल बनते हैं, कई बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 1813 में चार्टर कानून क्या है इसकी विशेषता। इसने कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया है। जो भारत में कंपनी के जो व्यापार जो ट्रेड करने का जो अधिकार था ना उसको मोनोपोली जो था वो समाप्त कर दिया गया। एक अधिकार मतलब मोनोपोली, है ना? मोनोपोली हम किसको बोलते हैं? जहाँ क्या हो जो फर्म्स हो, जो फर्म्स होते हैं कंपनी के वो क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं और वही लोग क्या करते हैं प्राइस को है ना डिसाइड करते हैं कि कितना होनी चाहिए किसी भी गुड्स का किसी भी कमोडिटीज का, तो उसको क्या बोलते हैं मोनोपोली बोलते हैं। जैसे अगर भारत में अगर हम बात करें तो आयरन एंड स्टील वाली जो भी फैक्ट्री है उसमें है कुछ ही जैसे टाटा है या कुछ आयरन एंड स्टील जो भी कंपनी है कुछ ही कंपनी का उसमें क्या है एक अधिकार है मोनोपोली, है ना? तो वो क्या करेंगे लास्ट में आके मार्केट में आके जिस तरह के होंगे है ना प्राइस में वो उन चीज़ों को बेचेंगे, परचेज आपको परचेज करना होगा क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं तो उसको क्या बोलते हैं मोनोपोली बोलते हैं, है ना? यानी भारत व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों को लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के व्यापार के साथ कंपनी के एक अधिकार को बहाल रखा, है ना? किसके साथ बहाल रखा है? चीन के साथ चाय के व्यापार को।
इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को प्रकट व स्थापित किया। बिल्कुल, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों की प्रभुत्व करने की अनुमति दी, है ना? ये ईसाई मिशनरियों को पूछेगा कि लोगों को जो प्रबुद्ध करने की अनुमति किसमें प्रदान की, कौन सा एक्ट में? तो चार्टर एक्ट 1813 में। फोर्थ क्या है? इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों के बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जो वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसका यहाँ पे प्रचार प्रसार किया प्रोपेगेंडा के तौर पर, है ना? वेस्टर्न पॉलिसी का, वेस्टर्न एजुकेशन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया है ना? इस कानून ने भारत के स्थानीय सरकारों को, जो लोकल गवर्नमेंट है, के व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया, मजबूर किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की, है ना? ये 1813 का चार्टर एक्ट की विशेषता है। आइए देखते हैं 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक संशोधित अधिनियम, एक अमेंडमेंटिंग एक्ट 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसको भी हम लोगों ने पढ़ा, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, है ना? इसकी विशेषता देखते हैं क्या है। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक, है ना, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल कार्यों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। जो राजनीतिक कार्य और कॉमर्शियल कार्य हैं, जो पॉलिटिकल और जो कॉमर्शियल कार्य होते बिजनेस वाले, उसको अलग कर दिया गया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामले में प्रबंधक और नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। ये देखिए, एक निकाय का गठन कर दिया, बॉडीज का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ हुई। जो डायरकी वाली सिस्टम है, यहीं से आरंभ हो गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। बिल्कुल, इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला क्या है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत के में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक, आइए देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। हाँ, इसमें क्या है, इसकी विशेषता है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कहा? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी, है ना? इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, याद रखना है। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका को असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक, तट क्या दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब ये विशुद्ध रूप से, प्योर रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। इसके तहत कंपनी के एक अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गया। फोर्थ देखते हैं क्या है। चार्टर एक्ट 1873 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कंपटीशन की शुरुआत की है 1833 में। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं 1853 का चैप्टर क्या है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से आगे चलकर जाके बनेगा, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा इसमें, है ना? तो आपको धैर्य नहीं खोना है, पेशेंस बनाए रखना है। आइए देखते हैं 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम महत्वपूर्ण है। आइए विशेषता देखते हैं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल को परिषद विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। इन्हें विधान परिषद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। इसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, है ना? परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया है। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसके लिए विशेष मशीनरी प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 ईस्वी में
मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित एक्सपेंशन करने के लिए भारतीय क्षेत्र में इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इसमें स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, चौथा क्या कहता है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा को स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। आप देखते हैं, अब आ जाएगा ताज का शासन। ये जो मैंने 1713 से लेकर 1853 तक का जो एक्ट या चार्टर पढ़ा गया है, किसमें आएगा? ये व्यापारिक में आएगा, है ना। अब आएगा ताज का शासन, यानी वहाँ का जो है महारानी, उसके अधीन ये शासन होगा 1858 से लेकर 1947 तक। आइए देखते हैं। विशेषताएं क्या है? इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, है ना, बोला ना। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, है ना। भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम क्या बने? वायसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। ठीक। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति भी उत्तरदायी थी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत को सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी। इससे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, फिर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार, जो इंडियन गवर्नमेंट के अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सके, कंट्रोल हो सके। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली की कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। आइए अब देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम, है ना, इंडियन गवर्नमेंट काउंसिल को देखते हैं। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 में और 1892 1909 तीन नए अधिनियम पारित किए। 1861 भारत परिषद अधिनियम में संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। देखते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, यानी डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसकी यहाँ पे शुरुआत किया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है, सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी है, उसको यहाँ पे क्या किया, एक अपोजिट यानी उलट दिया है, इन्वर्स कर दिया गया है, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई है। एक जो रीजनल एरियाज थे, जो हमारे प्रांत थे, उसका संपूर्ण टोटल इंटरनल, है ना, ऑटोनोमस वाली, है ना, बॉडी क्षेत्र हासिल हो गया एक तरह से। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ, है ना। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम, आदेश और बनाने की जो शक्तियां हैं वो प्रोवाइड कराई। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी, है ना। इसने वायसराय को आपातकाल के बिना काउंसिल के संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया और एक अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। ऑर्डिनेंस के बारे में बात कर रहा है। हालांकि अभी जब हम पढ़ेंगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जब तो ऑर्डिनेंस से जब पढ़ेंगे हम, तो वहां पर ऑर्डिनेंस से पिछले बार भी सवाल पूछे गए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों की ही रहता था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर
बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए अधिकृत किया था। 1892 का है ना भारत परिषद अधिनियम। थर्ड देखते हैं क्या पूछा है। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था, उसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम आइए देखते हैं। इस अधिनियम ने मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसको। इस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की, है ना, इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से कितनी कर दी गई, 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में इनकी सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी, है ना। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि, है ना। चौथा क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, है ना। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक, है ना, जो कम्युनल है, प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर देगी। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। कम्युनलिज्म के, है ना, फादर के रूप में जाना जाता है किसको, लॉर्ड मिंटो को। इसने प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया है ना। तो ये 1909 का अधिनियम का विशेषता था। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, है ना। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है ना। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के कौन थे, वायसराय थे। ये विशेषता देखते हैं इसकी क्या है। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय एकात्मक की बनी रही। ठीक, फर्स्ट ये है। सेकंड क्या है, इसने प्रांतीय विषयों को, यानी जो रीजनल लेवल पर था, पुनः दो भागों में व्यक्त किया, हस्तांतरित यानी आरक्षित और ट्रांसफर वाली। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों का सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इसी दोहरी व्यवस्था को क्या कहा, द्वैध, यानी शब्द डाई आर्की से व्युत्पन्न हुआ है, शासन व्यवस्था कहा गया, है ना। हालांकि ये व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। ठीक, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों, कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित किया। इस कानून ने संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया
और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्च आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। आइए देखते हैं। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है ना। तो किसमें? 1919 के अधिनियम में। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग स्टैट्यूटरी आयोग का गठन किया गया, जिसके कार्य 10 वर्षों बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसी में से आएगा साइमन कमीशन आपका, यही रिपोर्ट को लेकर। आइए अब साइमन कमीशन की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कितने सदस्य? 7 सदस्य संवैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य कौन थे? ब्रिटिश थे। इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्य सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोल्स में सम्मेलन किए गए। जिस तरह से अभी हम लोग राज्य देखते हैं ना, स्टेट तेलंगाना, बिहार, यूपी, है ना, उस तरह से उसमें रियासत हुआ करते थे, है ना, क्योंकि ये मुगलों का समय है तो मुगलों से, है ना, जैसे बंगाल में बात करें तो क्या कहते हैं, निजामुद्दीन, क्या नाम है उसका, मीर जाफर, मीर कासिम, वो सब क्या है, नवाब है, सिराजुद्दौला। अगर अवध यूपी में बात करें तो अवध सादत खान, ये सब क्या है, नवाब है। अगर हैदराबाद का निजाम की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में, उधर मराठे हैं, है ना, इस तरह की रियासतों की बात होगी यहाँ पे। संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। अब देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों पर एक योजना की घोषणा की, एक प्लानिंग की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यतीत हुए, है ना, और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, यानी समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। अब देखेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। कितनी धाराएं हैं? 10, 321 और 10th शेड्यूल है इसमें। ये देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, है ना, ऑल इंडिया सर्विस की, जिसमें राज्य और रियासतों की एक इकाई की तरह माना गया, एक यूनिट की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर संघ सूची में कितने विषय देखते हैं? 59, और स्टेट लिस्ट में कितना? 54, और कंकरेंट लिस्ट में कितना है? 36। शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। देखिए, अवशिष्ट शक्तियां अगर आज के टाइम पे बात करें तो जो पावर है जहाँ वो किसको दी गई है? अभी संघ को दी गई है। अभी भी 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है ना। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, है ना। जो देशी रियासतें थी, प्रेसिडेंसी जो थी, वो इससे क्या कर दिया? मना कर दिया। सेकंड क्या देखते हैं? इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता को शुभारंभ किया, है ना। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वतंत्र तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी
गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी माना। सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित कर दिया गया, है ना। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। इसने 11 राज्यों में 6 द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम द्विसदनीय विधान परिषद, है ना, विधानसभा बन गई। अगर अभी बात करें द्विसदनीय व्यवस्था में, अभी भी है, अभी भी भारत के 6 स्टेट में है ना द्विसदनीय व्यवस्था है। अगर हम बात करें तो आपको कमेंट करके बताना है वो 6 स्टेट कौन से हैं। इसने दलित, जातीय, महिला और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था का क्या विस्तार किया 1935 में। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और स्टॉक पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई की स्थापना यहीं पे हुआ है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ है ना। आइए देखते हैं। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग की, है ना, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी भी स्थापना यहाँ पे कर दी गई है। और ये भी कहा है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की है। स्थापना हुई कब? 1937 में। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो थोड़ा समय लगेगा इसमें, है ना। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। और 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए कितने खतरनाक बात है। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। इसे माउंटबेटन योजना कहा गया। कब? 3 जून 1947 को। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर क्या हो गया? लागू हो गया। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय पद का समाप्त कर वायसराय पद को क्या किया? समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 2 डोमिनियन राज्यों में, है ना, गवर्नर जनरल पर पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति इसने 2 डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को ये भी अधिशक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। फिफ्थ में क्या कहा गया है? इसने 2 डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को ये शक्ति प्रदान कर दी गई कि वे नए संविधान निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा, है ना, जब तक दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसने सभी शक्तियों को राष्ट्रमंडल के राज्य मामले में एक मिनट दोस्तों, है ना, 7th पॉइंट में क्या कहा गया देखते हैं। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता, जो सॉवरेनिटी थी, ब्रिटिश सॉवरेनिटी की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र में जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर समझौतों पर क्या हुआ? संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो ब्रिटिश इंटरवेंशन था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। 8th में क्या कहा गया है? इसने भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता दी कि चाहे वे भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र भी रह सकता है, इंडिपेंडेंट भी रह सकता है।
ऐसी बात करके 9th में देखते हैं क्या है। इस अधिनियम ने, इस एक्ट में नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं को सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार भी था। 10th में क्या दिया है, इसने ब्रिटिश शासक को विधेयक पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया है ना। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। 12 पे क्या है, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया है। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी और 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वह सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और उन्हें जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया, है ना। आइए जरा देखते हैं ये अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार किसको बोलते हैं, है ना, जब चुनाव ना हो, है ना, और चुनाव होने से पहले क्या होते हैं, कुछ समय के लिए कुछ मंत्रियों को, है ना, प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया जाता है, उसको बोलते हैं अंतरिम सरकार। जब 1946 में जब अंतिम सरकार बनाई गई, है ना, क्योंकि आज़ाद हुआ देश कब, 1947 में, और कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट जो इलेक्शन है 1950 से हुआ है ना। तो अंतिम सरकार के बारे में ये देखते हैं। अभी जिस तरह से अंतिम सरकार अभी सेना के हाथों में है बांग्लादेश में, अभी वहाँ के जो प्रमुख लीडर है वो यूनिस है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल के संबंध तथा विदेशी मामले प्रधानमंत्री ही रखते थे। इसके बाद बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसके पास क्या था, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। उसके बाद करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, है ना। और में जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, यानी इससे बार बार सवाल पूछे गए, है ना, कोई भी एग्जाम में हो अंतिम सरकार में से पूछे गए हैं किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। अगर नहीं होगा तो इसको मिलाने के लिए भी देता है, मैच करने के लिए, है ना, कॉलम 1 से कॉलम बी में। तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना है। तो लियाकत अली खान वित्त मंत्री, है ना, यहाँ के, ठीक, बाद में जब विभाजन हुआ तो वहाँ क्या क्या कहते हैं, वहाँ पे चले गए पाकिस्तान में। सरदार बलदेव सिंह, है ना, डिफेंस में, जो अभी राजनाथ सिंह के पास है। जगजीवन राम, है ना, श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्ट्री में था। अब्दुल रब निश्तार डाक एवं वायु में था, है ना, पोस्टर वाले एरिया में। रेलवे एवं परिवहन ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो आसिफ अली। सी राजगोपालचार्य शिक्षा एवं है ना, कला, एजुकेशन एंड आर्ट एंड कल्चर में है। आई चंद्रगिरी, है ना, तो वाणिज्य कॉमर्शियल मिनिस्ट्री में था। गजनफार अली खान स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्ट्री में। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर। अंतरिम सरकार, है ना, क्या लिखा था कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के परिषद को उपाध्यक्ष बनाया गया, है ना। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय देखिए किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, जरा देखते हैं। हमारे देश के प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। देखिए प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, जो आईआर के जो मामले हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के मामले, और वैज्ञानिक शोध, है ना, साइंटिफिक रिसर्च वाला जो मामला है उसी के पास था। अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आज हम बहुत सारे स्टेट को देखते हैं, सबको एक जगह करने का जो काम है, एक यूनिटी ऑफ स्टेच्यूज का बना हुआ है इसके नाम से, तो कहीं ना कहीं भारत में यूनिटी, है, इसका बहुत बड़ा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसके पास क्या था, गृह मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री था, इंफॉर्मेशन एवं प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले से संबंधित भी इसका मामला था। उसके बाद क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या है, खाद्य एवं कृषि मंत्री, हालांकि अंतरिम सरकार में भी इसके पास ये था, है ना। फोर्थ में मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम भारत के हैं, है ना, आजाद भारत के शिक्षा मंत्री। उसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। आर के षणमुखम सेठी, वित्त मंत्री, है ना, भारत के प्रथम वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर।
कौन है? आर.के. शनमुखम सेट्टी, है ना? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, है ना? हमारे संविधान के जन्मदाता, है ना? ये क्या विधि मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे उस समय। जगजीवन राम श्रम मंत्री, है ना? सरदार बलदेव सिंह यहाँ पर भी रक्षा मंत्री हैं। राजकुमारी अमृत कौर बार-बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ये हेल्थ मिनिस्ट्री से संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग इसको दिया गया था। सी.एच. भाभा वाणिज्य से है, कॉमर्शियल से है, कॉमर्शियल एंड ट्रेड से बोल सकते हैं। रफ़ी अहमद किदवई, है ना? क्या है ये? संचार से, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से। उद्योग एवं आपूर्ति, है ना? इंडस्ट्री एंड सप्लाई से कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नरहर विष्णु गाडगिल, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री हैं, है ना? तो इसको भी मिलाने के लिए दिया जाता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, है ना? उसके बाद संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब सारे छोटे चैप्टर हैं, है ना? तो आपको इसमें करना क्या है कि एक शॉर्ट नोट्स बनाना है ना? एनसीईआरटी में क्या करना है आपको? ये एनसीईआरटी नहीं है, लक्ष्मीकांत का बुक है पॉलिटी का। अब इसको शॉर्ट नोट्स, यहाँ से सवाल पूछे गए, है ना? तो यहाँ आपको बनाना है कि कौन सा एक्ट कब आया है ना? जो एक्ट की विशेषता है, जो मेजर उस चीज़ों को लिख लेना है। और उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो अधिनियम है, चाहे वो 1909 का हो, है ना? चाहे वो 1900 क्या हो, 19 का हो, है ना? या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का हो, 1935 का हो, या 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट हो, है ना? 1947 का हो। और उसके साथ जो जो फर्स्ट एक्ट है, सेटलमेंट एक्ट, उसको भी लेना है ना? 1773, है ना? ये फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। इसका एक शॉर्ट नोट्स बना के, ताकि रिवीजन करने में, है ना, समय नहीं लगे और बार-बार इसको नहीं पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बना के वही चीज़ें रिपीट होती है क्वेश्चन में। और जो लास्ट में जो मिनिस्ट्री होता है अंतरिम सरकार में, अंतरिम गवर्नमेंट में, और जो भारत इंडिपेंडेंट आज़ाद भारत के फर्स्ट जो इसको कौन-कौन से विभाग मिले, उसको भी ज़रा ध्यान में रखते हुए इसको करना है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है लक्ष्मीकांत का, है ना? उसके बाद हम आ जाएँगे, इसके बाद शुरुआत करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय कीजिए।